नमस्कार। मैं अशोक व्यास। और बात हिंदी भाषा के बारे में। 14 सितंबर का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को समर्पित इस दिन का क्या महत्व है? हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करते हुए निश्चित रूप से भारत के याद आने के साथ साथ न्यूयॉर्क में बैठे हुए मुझे ये भी याद आता है कि भाषा, भेष और भूषा, इन तीनों को किसी संस्कृति के संचरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। और भारत की राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा क्या है हिंदी। और हिंदी के प्रति भारतवासियों में क्या भाव है? हिंदी दिवस क्या सिर्फ एक सरकारी आयोजन जैसा है, या इसकी जड़ें आम लोगों तक भी पहुंचती हैं? उसके बारे में चर्चा करने के साथ साथ पत्रकारिता जगत में हिंदी भाषा का जो योगदान है उसकी चर्चा करने के लिए जयपुर से हमारे साथी, जो बरसों से न केवल मीडिया के साथ जुड़े रहे बल्कि जन संपर्क संबंधी विभाग में भी महत्वपूर्ण पदों पर बहुत समय से उन्होंने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाए हैं। तो हमारे साथी जयपुर से जुड़ रहे हैं गोविंद पारिक जी। गोविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 गोविंद जी, जब हम भारत की बात करते हैं तो वैसे ही हम बात सुनते रहते हैं, भाई भारत की माटी की अपनी महिमा है। पर भाषा की महिमा के बारे में चर्चा करते हुए पहले तो हम आपके साथ भारत की स्वाधीनता के बाद में हिंदी भाषा के प्रति जो भाव सरकारी तौर पर रहा, हिंदी के विकास के बारे में जो कुछ आपने देखा पढ़ा, उसके बारे में कुछ बताएं। अशोक जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज आपने ये एक वार्ता का आयोजन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए आप बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। हिंदी की जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में रह करके या पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो हिंदी सही मायने में विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है। माना जाता है आज के वर्तमान तथ्यों के अनुसार इंग्लिश, स्पेनिश और उसके बाद हिंदी, और चौथे नंबर पर चाइनीज भाषा का नंबर आता है। और लगभग माना जाता है कि 125 करोड़ लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, जानते हैं और बोल सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में आजादी के तुरंत बाद जब संविधान लागू हुआ, 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया। और राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार करके हमारे जो संविधान है, उस संविधान के 343 अनुच्छेद में इसे जोड़ा गया और ये उल्लेख किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और आज सही मायने में बात करें तो संस्कृत की सही उत्तराधिकारिणी है हिंदी। मूल भाषा संस्कृत है और माना ही जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। विश्व के अधिकांश भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है और हिंदी संस्कृत की बेटी मानी जाती है, संस्कृत की सबसे बड़ी उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी सबसे समृद्ध भाषा मानी जाती है और समृद्ध भाषा है भी। आज के युग में इसको स्वीकार भी किया गया है। पूरे विश्व समुदाय इस बात को एक्सेप्ट करता है और हमें गर्व है कि भारत में आजादी के बाद इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। और आज हम देखते हैं कि हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में समझी जाने लगी है, बोले जाने लगी है और हिंदी का वर्चस्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक तथ्य तो यह है, लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है कि जो हिंदी भाषा की शुद्धता और जो हिंदी भाषा का जो शुद्ध स्वरूप जिस भाषा में हिंदी है, वो किसी न किसी रूप में अब अगर भारत में भी देखें, पूरे विश्व में भी देखें, तो उसका हिंदी की बजाय अंग्रेजीकरण हो गया है। उसमें हिंदी के साथ साथ उसमें इंग्लिश के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने लगे हैं। हालांकि माना जाता है कि संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी हिंदी कई सारी भाषाओं से मिलकर के और समृद्ध होती गई, खासतौर पर मैं अवधी, बीच में ब्रज आपके भाषा। पास बीच में आता हूं। मैं ये आपने जो प्रारंभ में एक तो संकेत दिया कि पूरे विश्व में इसका एक प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें मुझे याद आता है नमस्कार। तो नमस्कार की जो मुद्रा है, इसके साथ भी नमस्ते, नमस्कार, ये वैसे तो अभिवादन है, पर इसका जो
संबोधन है, ये संकेत है, वो भी हिंदी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है और हिंदी भाषा के साथ संस्कारित होने वाली बात भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया है कि मिश्रित भाषा के रूप में प्रयोग अधिक हो रहा है। शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो इसके पीछे कहीं ये तर्क दिया जाता रहा है कि संवाद हो, लोग समझ सकें। तो क्या ऐसा कारण रहा कि शुद्ध हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग, जिसको हम प्रामाणिकता के धरोहर को संरक्षित रखने वाले मीडिया कर्मी या माध्यम मानते रहे, चाहे वो अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वो भी मिश्रित भाषा लिखते हैं। और आश्चर्य तो होता है जब हिंदी भाषा में छपने वाले अखबार भी अंग्रेजी के शब्दों को अपने जो शीर्ष पर भी लिख देते हैं। बिल्कुल और आपने सही कहा अशोक जी कि आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल हिंदी का हो रहा है, जैसे आपने भी शब्द का उपयोग किया अखबार, तो हिंदी की एक तरफ ये समृद्धि का प्रतीक है कि हिंदी बहुत सारे शब्दों को अपने आप में समाविष्ट कर लेती है। सही मायने में हिंदी में वो समाचार पत्र है, अखबार उर्दू का शब्द है लेकिन हिंदी ने उसको अंगीकार कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो फारसी के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग में लाने लगे, अवधी के, ब्रज के, राजस्थानी के या और जो दूसरी स्थानीय भाषाएं और बोलियां हैं, उनके शब्दों का भी कहीं न कहीं इसमें जुड़ाव होता गया। लेकिन इन स्थानीय भाषाओं की बजाय सबसे ज्यादा उपयोग इस समय हो रहा है वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हो रहा है। और जो हिंदी की वर्तनी है, जो हिंदी की जो वाक्य विन्यास है, उस वाक्य विन्यास में कहीं न कहीं अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करके उस वाक्य विन्यास को एक तरह से बिगाड़ दिया जाता है। और इसका मूल कारण मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी गई अंग्रेजी भाषा की संस्कृति, अंग्रेजी भाषा के माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, विद्यालय खुल गए हैं। अब स्कूल एक पॉपुलर शब्द हो गया है, बहुत प्रसिद्ध शब्द हो गया है कि उसको स्कूल ही हम कहते हैं। कोई बच्चा भी कहेगा स्कूल, जो गांव में भी बोलता जाने वाला राजस्थानी भाषी है वो भी स्कूल कहने लगा है। तो वो तो है गोविंद विद्यालय। जी, गोविंद जी, मैं ऐसे मुझे ललक हुई कि मैं स्कूल का जो हिंदी का शब्द है वो कितना सुंदर और कितना अर्थपूर्ण है। विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय, विद्या हाँ का हाँ आलय। तो अब हाँ विद्या शब्द के साथ में विद्यार्थी भी परिचित नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर शिक्षा का जो स्तर है, विशेष करके भाषा की दृष्टि से, उस पर इसका प्रभाव पड़ना ही है। पर एक बात और है, मनोवैज्ञानिक रूप से जब मैं जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, तब मैं ये देखता था कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी में अपने को अभिव्यक्त करने में सहज होते थे, ऐसा लगता था उनका एक अलग रुतबा है। और जो हिंदी से बाहर निकल के अंग्रेजी भाषा में अपने को व्यक्त नहीं कर पाते थे, उनमें कभी कभी ऐसा लगता था थोड़ी हीन भावना आ गई। पर ये तो मैं एक बहुत छोटे से समूह की बात कर रहा हूँ। मोटा मोटी भारत में ये जो हिंदी को लेकर एक उतना स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? कोई एक सोचा समझा नीतियों का असर है, या इसलिए कि भाई अंग्रेज छोड़कर गए थे भारत, इसलिए वो कि भाई, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अशोक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खुलेआम विषय हर जगह हर स्थान पर इस बात को महसूस किया जा सकता है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वो अपने आप को एक विशिष्ट स्थान पर अपने आप को पाते हैं, और हिंदी भाषा वाले कहीं न कहीं अंग्रेजी नहीं बोल पाने की कसक उनके अंदर रहती है, और वो कहीं न कहीं इस भावना से भी त्रस्त रहते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। हम जो हम यहाँ देखते हैं ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। जो सीखना चाहे बहुत जल्दी अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, हिंदी भी सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इसके पीछे अगर मूल कारण जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति, और खास तौर पर हम भारत में देखते हैं कि जो विशिष्ट वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, जो उच्च आय समूह के लोग हैं, उनके बच्चे अधिकांश है वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, जैसे कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, उनमें पढ़ करके निकलते हैं। वो थोड़े से अंग्रेजी ज्यादा हो गए। एक तो उनका उच्च जो आय समूह से वो आने वाले लोग हैं, तो उनका एक जीवन स्तर थोड़ा सा और बेहतर होता है, साधन संपन्न होते हैं। और जो हिंदी भाषी है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, कस्बों से आ रहे हैं, क्योंकि शहरों में अधिकांश चाहे वो सरकारी विद्यालय है वहां भी अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया है, और निजी संस्थान
जो निजी शिक्षण संस्थान है वो सारे के सारे अंग्रेजी माध्यम के बड़े शिक्षण संस्थान है। हिंदी भाषी बड़े शिक्षण संस्थानों का नितांत अभाव है। तो बल्कि यही माना जाता है कि आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो चुकी है। और अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ हद तक ये सही भी है कि जो अंग्रेजी भाषा की जिनके पास में प्रमुखता है, जो अंग्रेजी पर पूरा अधिकार रखते हैं, वो चाहे विदेशों में जाने की संभावनाएं उनकी अपार हो जाती है। यहाँ के निजी संस्थान, जो बड़े संस्थान है, जो बड़े निजी औद्योगिक समूह है, या उन सब में तो उनका एक जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो उनकी संचार करने की, जन संचार करने की उनकी कुशलता में है, उसमें वो पारंगत हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा उच्च स्तर प्रदान कर देती है। लेकिन एक और बात है कि कई बार ये भी होता है कि अंग्रेजी भाषी लोग वो कई बार हिंदी बोलने में, मुझे याद है कि एक हमारे एक अधिकारी समूह में जब मैं आकाशवाणी में काम करता था, तो हमारी एक साथी बड़े गर्व से कहती है कि मुझे वो मेरा हिंदी पर बिल्कुल में नहीं बोल सकते, हिंदी पर तो बहुत ही, ये कहते हुए उनको एक गर्व की अनुभूति हो रही थी कि मैं हिंदी नहीं बोल सकती। मैंने उनको गोविंद इशारा जी, किया कि आप, मैं ये गर्व की नहीं है, शर्म की बात है कि राष्ट्रभाषा में आप उपयोग नहीं कर सकते। जी। तो गोविंद जी, मुझे ऐसा स्मरण आता है कि बहुत कम फिल्में ऐसी आई हैं हाल ही में भी, जिसमें भाषा की शुद्धि को लेते हुए जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है वो आपको दिखाई दी हो। एक मुझे, अगर बहुत सारी फिल्में रही होंगी, लेकिन एक मुझे याद आती है जो आरक्षण से संबंधित थी, शायद नाम ही आरक्षण था, उसमें हिंदी भाषा आ रही थी। और कुछ कलाकार जो हिंदी भाषा की दृष्टि से अच्छा लगता है उनका बोलना, उसमें अमिताभ बच्चन जी का तो है ही, आशुतोष राणा भी हैं, और अन्य कुछ कुछ हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं, बहुत अधिक नहीं है। दूसरी तरफ हम जब इस बात को लेके जाएं, तो जो ये घालमेल वाली बात को लेते हुए हम अब पत्रकारिता जगत की तरफ आए, और बल्कि समय कम है इसलिए कुछ जो अधिक बिकने वाली पुस्तकों की तरफ जाएं, तो पहले हम समाचार जगत में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि अधिक खोजी पत्रकारिता, या अधिक जो अंग्रेजी का शब्द लें ऑथेंटिक, या जो मान्यता प्राप्त प्रामाणिकता वाला जो पत्रकारिता का समूह है, किसी न किसी कारण से वो अंग्रेजी भाषा में जुड़ा रहा। यानी भारत जिसमें अधिकतर लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, वहां का जो चिंतन की दिशा को तय करने वाला पत्रकार है वो अंग्रेजी भाषा का होगा, है, बल्कि अभी तक इस प्रकार का है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा है कि आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं या तो विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के टीवी चैनल्स या अखबारों के पास ज्यादा आते होंगे? क्या आपको लगता है ये वाला जो स्वरूप है, आप इससे सहमत हैं क्या, नंबर वन? हालांकि इसके कुछ अपवाद होने लगे हैं, और आप चूंकि पत्रकारिता के साथ इतने समीप से जुड़े, इस बारे में आप अपने विचार बांटें। अशोक जी, आपने सही कहा और मैं सहमत हूं आपकी बात से। पत्रकारिता का इतिहास हालांकि हिंदी से प्रारंभ हुआ, भारतीय पत्रकारिता का। स्वाधीनता आंदोलन, हमारे आजादी के संघर्ष के दौरान पूरी तरह से पत्रकारिता, हिंदी की पत्रकारिता ने पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, पूरे राष्ट्र को जागृत किया, चैतन्य किया, और सबको आजादी के संघर्ष में सबको एक साथ जोड़ा। जितने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल गोखले जी, गांधी जी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, बहुत सारे लोग, और चाहे उनमें चंद्रशेखर आजाद को शामिल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग किसी न किसी रूप में वो पत्रकारिता के साथ में जुड़े रहे, समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे। और जितने बड़े साहित्यकार थे, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद से ले लें, चाहे और जितने बड़े साहित्यकार थे, वो किसी न किसी स्वरूप में हमारे इस आजादी के जज्बे को जगाने में उन सब ने महत्वपूर्ण योगदान किया। तो भारतीय पत्रकारिता का जो प्रथम दौर था वो हिंदी पत्रकारिता का रहा। हालांकि पहला अखबार शुरू हुआ इंग्लिश में, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1885 में सबसे पहले जब प्रकाशित किया बंगाल गजट, वो इंग्लिश में था। लेकिन उसके बाद हिंदी पत्रकारिता का जल्दी उदय हुआ, बहुत तेजी से हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ी। आज की तारीख में बात सही है कि हिंदी पत्रकारिता के संख्या की दृष्टि से, प्रसार संख्या की दृष्टि से, हिंदी के समाचार पत्र पत्रिकाओं की संख्या अंग्रेजी भाषा के पत्र पत्रिकाओं की संख्या से बहुत अधिक है। बहुत ज्यादा लोग आज भी हिंदी पढ़ रहे हैं, और उसका एक परिणाम मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये ऐसे अखबार है जो इनका नाम ही इंग्लिश में है,
इंग्लिश में ही छपते थे, इंग्लिश में ही सब कुछ होता था। लेकिन जब वो देखते हैं कि बड़ा व्यावसायिक समूह हिंदी से भी जुड़ा हुआ है, जो राजस्थान के मारवाड़ी सेठ है वो हिंदी से ही जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों ने हिंदी संस्करण जो कुछ इंग्लिश में छप रहा है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी छापना शुरू किया। वो एक अच्छी स्थिति कह सकता हूँ मैं इसको हिंदी भाषाओं के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल सही है कि जो अंग्रेजी भाषाई पत्रकार है वो ज्यादा अच्छी स्थिति में है, उनकी सैलरी हिंदी पत्रकारों से कहीं अधिक वेतन पाते हैं। हिंदी चैनल के बजाय अंग्रेजी भाषा के चैनल वाले और ज्यादा समृद्ध हैं, उनको और अधिक प्रामाणिक, और आपने जो बात की विश्वसनीयता का स्तर वो भी अधिक माना जाता है। खोजी पत्रकारिता में भी अंग्रेजी पत्रकारों का अधिक उनका योगदान रहा है। लेकिन अब एक तरह से स्थितियां समरूप होती जा रही हैं तेजी से। एक बात जो हिंदी फिल्मों के लिए मैंने आपको कही कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में, पूरे सर्वव्यापी बनाने में किसी न किसी स्वरूप में हिंदी के फिल्मों का योगदान रहा। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे हिंदी के टेलीविजन चैनल्स के प्रसारण है, खासतौर पर दूरदर्शन से जब प्रसारण शुरू हुए, उसने भी किसी न किसी स्वरूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, उसके ऊपर आधारित एक भारत एक खोज बहुत पॉपुलर सीरियल हुआ। चाणक्य शुद्ध हिंदी के ऊपर आधारित सीरियल था, आपने देखा कि कितना लोकप्रिय हुआ, लोगों ने बहुत तेजी से उसकी लोकप्रियता को देखा और समझा। तो हिंदी के शुद्ध स्वरूप पर आधारित था। तो ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स, धारावाहिकों का निर्माण हुआ जिसने हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी किसी न किसी स्वरूप में दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, मैं खासतौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे ESPN स्पोर्ट्स है, स्टार स्पोर्ट्स है। अब वो क्योंकि हिंदी के लोग भी बहुत हिंदी भाषी देख रहे हैं, पहले केवल अंग्रेजी में प्रसारण करते थे, लेकिन अब ये टीवी चैनल भी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ समानांतर हिंदी भाषा में भी अपने चैनल को ला चुके हैं और हिंदी भाषा में भी अपना प्रसारण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। गोविंद जी, ये विषय ऐसा है कि इस पे कई घंटे हम बात करते रह सकते हैं, पर एक दो संदर्भ और छूते हुए, जिसमें से एक आने वाली पीढ़ी का हिंदी भाषा के साथ जो संबंध बन रहा है उसको देखते हुए, और इसमें अगर हम ये भी देख लें कि अब इंटरनेट का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक हो गया है, और भाषा के साथ विकास में जब हम देखते थे तो पढ़ने की आदत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, वो भी शायद पहले से कम होने लगी है। तो नई पीढ़ी, इंटरनेट का प्रभाव और हिंदी भाषा, इसके बारे में भारत में जो कुछ आप देख रहे हैं तो क्या लगता है? आपने सही कहा कि आज की नई पीढ़ी वो भारतीय भाषाओं और खासतौर पर हिंदी से थोड़ा सा कटने लगी है, थोड़ा सा दूर हुई है। हालांकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं आज भी हिंदी भाषा में, हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास सामग्री उपलब्ध नहीं है। हिंदी भाषा में उनके पास में पूर्णतः सभी प्रकार की सामग्री बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सुगमता से उपलब्ध है। लेकिन नई पीढ़ी, अब हिंदी भाषा के प्रति उनकी थोड़ी सी रुझान कम हुआ है। मैं तो अब ये भी देख रहा हूँ कि कई सारे घरों में अब वो हिंदी भाषा की जगह शुद्ध स्वरूप में अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग करने लगे हैं। और अगर कुछ इसी तरह की स्थितियां चलती रही तो कुछ लोग बाद में पता लगेगा कि उनके घरों में हिंदी बोलने की जब बात हिंदी में ही खत्म हो जाएगी, घर में ही खत्म हो जाएगी, तो बाहर कैसे बोल पाएंगे। अब जैसे अमेरिका में जाकर के हम देखते हैं कि वहां बैठ करके अगर आप मारवाड़ी में और अगर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी संस्कार उनको हिंदी और मारवाड़ी के मिलेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहते हुए अगर कोई बच्चा हिंदी अपने घर में भी नहीं बोल पाता, अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अगर हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो परिणाम ये होगा कि वो हिंदी भाषा से एकदम दूर होते जाएंगे। अब नई पीढ़ी के बच्चे, उनको हिंदी भाषा के अंकों को समझने में मुश्किल आने लगी है। अगर उनको कह दिया गया कि ये इनको 14,000 रुपए इनसे लेने हैं, तो 14 का मतलब 14,000 उनको जब तक नहीं समझ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। उनको कहेंगे 59 रुपए, तो 59 रुपए उनकी समझ में नहीं आएगा, उनको बताना पड़ेगा 59। तो ये थोड़ी सी ऐसी समस्याएं आने लगी है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इस बारे में भारत सरकार को और अधिक मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा। हमारी शिक्षण पद्धति में किसी न किसी स्वरूप में हिंदी की अनिवार्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे, आप और हम, आपको याद होगा कि उस समय हम 5वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से ही पढ़ते थे। छठी कक्षा में पहली बार आने के बाद हमें ABCD सीखने को मिलती थी। आज स्थिति उलट चुकी है। अब ABCD से बच्चा शुरू करता है और जब छठी क्लास में आता है तब उसको कह कह के सीखने का मौका मिलता है, और वो भी कुछ समय के लिए सीखने का मिलता है, उसको गंभीरता से नहीं सीखा जाता।
बल्कि अगर आप किसी बच्चे से अगर पूरा कह कह के सुनने के लिए कहेंगे तो शायद कई सारे बच्चे जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वो इसको पढ़ के सुना भी नहीं पाएंगे कि कह कह के पूरा बोल के सुना दे, एआई को पूरा सुना दे। स्वर व्यंजनों का उनको याद कोई जानकारी नहीं है, हिंदी व्याकरण उन्होंने पढ़ी ही नहीं। तो इस बारे में हमारी शिक्षा पद्धति पर हमें और ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने की सख्त जरूरत है। अगर हम इसकी तरफ से थोड़ा सा अगर हम और विमुख होते गए तो जो हमारी विश्व की सबसे समृद्ध हमारी धरोहर है, इस धरोहर को संरक्षित रखने का दायित्व हमारा है, भारतीय सरकार का भी है, हम सब का है। तो शायद सामूहिक प्रयास अगर हम करते रहेंगे तो हिंदी की इस धरोहर को हम संरक्षित रख पाएंगे। तो हिंदी की धरोहर संरक्षित रहने के साथ साथ हम स्वयं कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे आत्मा के स्तर पर, क्योंकि संस्कारित हुए बिना हम उन मूल्यों के साथ जुड़े नहीं रह सकते जो हमारे जीवन को एक ऐसा आधार देते हैं जिससे जीवन की समग्रता हमारे प्रति खुलती है। तो इन शब्दों के साथ जब मैं विराम की तरफ बढ़ रहा हूँ, गोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमने अलग अलग आयाम हिंदी भाषा से जुड़े हुए हिंदी दिवस के निमित्त जो इस चर्चा में हम छू पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ दर्शकों को भी इससे बहुत आनंद और कहीं ना कहीं कुछ और अतिरिक्त हिंदी भाषा को लेकर सोचने की सामग्री मिली है। आपका धन्यवाद करते करते मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हिंदी भाषा के कोई ऐसे लेखक जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हों, या कोई ऐसे वक्ता, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हों, लेकिन हम सिर्फ हिंदी भाषा की दृष्टि से उनको भी याद करें, तो ऐसे कुछ 3 से 5 नाम आप बताएं, चाहे वो लेखकों के हों या अच्छे वक्ताओं के। अच्छे वक्ताओं की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो हिंदी भाषा में सबसे समृद्ध और अच्छे वक्ताओं में से मैं नाम लेना चाहूंगा। मैं इंदिरा गांधी को बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर बचपन से मैंने देखा है और स्वीकार किया है कि बहुत अच्छी वक्ता थी, हिंदी भाषा में बहुत अच्छा बोलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत शानदार वक्ता रहे, जो हिंदी भाषी थे, हिंदी भाषा में बोलते थे। और हमारे लिए गर्व की बात थी कि जब वो यूएन संयुक्त राष्ट्र सभा में जब भाषण देने गए तो वहां भी उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भी हिंदी भाषा में बोला। वो हमारे सबके लिए गर्व की बात थी कि संयुक्त राष्ट्र में भी जाकर के उन्होंने हिंदी भाषा का उपयोग किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, बहुत अच्छा हिंदी भाषा में बोलते हैं। नेताओं की दृष्टि से और बहुत सारे नेता हो सकते हैं, लेकिन इन 3 का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। और अगर साहित्यकारों की दृष्टि से देखते हैं तो अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे लेखक हैं ऐसे जिन्होंने हिंदी भाषा में बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा कि निराला जी और गांधी जी में एक बार विवाद हुआ। निराला जी ने, गांधी जी ने कहीं ये अपना वक्तव्य में ये कह दिया कि बंगाली भाषा बहुत समृद्ध है, बंगाली भाषा ने हमें टैगोर दिया, जगदीश चंद्र बसु दिया और बहुत सारे नाम उन्होंने गिना दिए। और हिंदी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की कि हिंदी भाषा में कौन रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ है जगदीश चंद्र बोस। निराले जी इस बात से उखड़ गए। उन्होंने गांधी जी इसके साथ में जबरदस्त उन्होंने विवाद किया। उन्होंने कहा कि आपने जो तर्क दिए, उन्होंने कि आपने जो कहा बिल्कुल नितांत गलत है, आप मेरी लेखनी को पढ़े, मुंशी प्रेमचंद को पढ़े, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़े, आपने पढ़ा नहीं और बिना पढ़े हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का आपको अधिकार नहीं है। गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा। नेहरू जी के भी इस तरह का कुछ, संसद में भी कुछ इस तरह का वक्तव्य हो रहा। उस वक्तव्य के ऊपर भी भारतीय मनीषियों ने इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की कि नेहरू जी ने भी स्वीकार किया कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो हम सबको एक साथ जोड़े रह सकती है। जैसे साहित्यकारों की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हिंदी भाषा ने दिए हैं। हरिवंश राय बच्चन को ले लें, सुमित्रानंदन पंत को ले लें, मुंशी प्रेमचंद को ले लें, महादेवी वर्मा को ले लें, अनेक भगवती चरण, खूब सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। और उनकी श्रेष्ठ रचनाओं का स्वरूप है कि हिंदी भाषा और समृद्धतम होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद जी, इस श्रृंखला में मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का नाम भी स्मरण करना चाहूंगा। और उन्होंने तार सप्तक के द्वारा बहुत सारे कवियों को एक साथ पाठकों तक पहुंचाया, और भी बड़े कार्य उनके द्वारा हुए, या अमृतलाल नागर, या बहुत सारे नाम जैसा आपने कहा है। पर इन दोनों का उल्लेख करते हुए मैं फिर एक बार हमारे मित्र गोविंद पारीक जी, मीडिया के साथ जुड़े रहने के साथ साथ जन संपर्क के साथ में आप महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाते रहे हैं। जुड़ने के लिए, हिंदी भाषा पर इस चिंतन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी के साथ साथ आप सभी का इस बातचीत में भाग लेने के लिए आभार। मंगल कामना। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।